गर्मियों की दोपहर तेज धूप में गांव की पगडंडी पर एक गरीब युवक श्याम अपने फटे पुराने कपड़ों में चल रहा था। उसके पैरों में चप्पल तक नहीं थी, पर चेहरे पर एक अजीब संतोष झलक रहा था। अचानक सामने से एक अमीर व्यापारी का बेटा विक्रम कार पर सवार आता है। अरे श्याम, इतनी धूप में नंगे पांव कहाँ जा रहे हो? बस भटक रहा हूँ ऐसे ही, जिंदगी की राहों पर। वाह, बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। मगर सच बताओ, कुछ काम धंधा मिला या अभी भी खाली घूम रहे हो? काम की तलाश में ही निकला हूँ विक्रम। मेहनत करके बस पेट भरना चाहता हूँ। विक्रम कुछ सोचता है, फिर धीरे से कहता है, श्याम, मेरे पिताजी को एक वफादार नौकर चाहिए। तुम मेरे घर आ जाओ, अच्छा पैसा मिलेगा। विक्रम, अगर दोस्ती में मालिक नौकर का रिश्ता आ जाए तो दोस्ती बचती नहीं। विक्रम को यह बात अजीब लगती है, मगर वह कुछ कहता नहीं। दोनों साथ में गांव की ओर बढ़ते हैं। अगली सुबह विक्रम अपने विशाल घर के आंगन में बैठा हुआ था। नौकर चाकर इधर उधर घूम रहे थे। तभी उसके पिता सेठ धनराज आकर खड़े हो जाते हैं। विक्रम, कल तुझे श्याम के साथ देखा था, तू फिर उस गरीब के साथ घूम रहा है। पिताजी, वह मेरा सच्चा दोस्त है। सच्चा दोस्त? विक्रम, अमीर गरीब में दोस्ती नहीं होती, दोस्ती बराबरी में होती है। पर पिताजी, क्या दिल की बराबरी जरूरी नहीं? बेटा, जीवन में रिश्ते पैसे से बनते हैं, भावनाओं से नहीं। देख लेना, जब जरूरत पड़ेगी तो यही गरीब दोस्त तुझे छोड़ देगा। विक्रम चुप रह जाता है। उसके मन में उथल पुथल मच जाती है। शाम हो चुकी थी। श्याम और विक्रम गांव के चौराहे पर मिलते हैं। श्याम के हाथ में एक छोटी पोटली थी जिसमें कुछ सूखी रोटियां थी। आज क्या लाया है भाई? बस 2 सूखी रोटियां मिली हैं। आज इसी से अपना पेट भरूंगा। श्याम, मुझे तुझे इस प्रकार देखकर बहुत दुख होता है, पर क्या करूं? मैं भी अपने पिता के आगे मजबूर हूँ। वह गरीबों से बहुत नफरत करते हैं। विक्रम, मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ, मगर मेहनत से, किसी के टुकड़ों पर नहीं। विक्रम सोच में पड़ जाता है। तभी सेठ धनराज के आदमी विक्रम को खोजते हुए वहाँ आ जाते हैं। विक्रम और श्याम, चलो, सेठ जी ने बुलाया है। श्याम और विक्रम एक दूसरे को देखते हैं। पिताजी ने तुझे क्यों बुलाया पता नहीं, और चलकर देखता हूँ। श्याम और विक्रम हवेली की ओर बढ़ते हैं, लेकिन विक्रम परेशान रहता है। उसे अपने पिता की बात याद आती है। गरीब दोस्त जरूरत पड़ने पर छोड़ जाएगा, क्या यह सच होगा? इसके बाद दोनों हवेली के अंदर पहुंचते हैं। हवेली के मालिक सेठ धनराज एक बड़ी कुर्सी पर बैठे थे। श्याम उनके सामने खड़ा हो जाता है। विक्रम पास में खड़ा यह सब देख रहा था। तो तुम ही हो श्याम, विक्रम के दोस्त? जी सेठ जी। तुम्हें पता है, मेरे बेटे की दोस्ती किसी गरीब से होना हमारे परिवार की इज्जत के खिलाफ है। सेठ जी, दोस्ती दिल से होती है, दौलत से नहीं। अच्छा, तो क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम्हारी दोस्ती सच्ची है? श्याम और विक्रम एक दूसरे को देखते हैं। पिताजी, दोस्ती कोई सौदा नहीं जो उसे साबित करना पड़े। सेठ धनराज अपनी कुर्सी से उठते हैं। उनकी आंखों में चालाकी झलक रही थी। ठीक है श्याम, अगर तुम सच में एक सच्चे दोस्त हो तो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। कौन सा काम सेठ जी? सेठ धनराज मुस्कुराते हैं और एक थैली आगे बढ़ाते हैं। इस थैली में 500 सोने की मोहरें हैं। इन्हें लेकर शहर जाओ और हमारे व्यापार के लिए सामान खरीद लाओ। विक्रम चौंक जाता है। पिताजी, आप मेरे दोस्त की परीक्षा ले रहे हैं? विक्रम, चिंता मत कर। अगर ईमानदारी से दोस्ती निभानी है तो परीक्षा से डर कैसा? श्याम थैली लेता है और हवेली से बाहर निकलता है। विक्रम उसे रोकना चाहता है, पर श्याम मुस्कुराकर चला जाता है। सेठ धनराज श्याम को एक रहस्यमय मुस्कान के साथ देखता है। इसके बाद श्याम तेजी से जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है कि तभी अचानक 2 डाकू उसका रास्ता रोक लेते हैं। अरे रे, लगता है कि थैली में काफी माल लिए जा रहा है। जल्दी थैली इधर दे, वरना जान से जाएगा। श्याम पूरी तरह घबरा जाता है। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो थैली देकर अपनी जान बचाए या फिर लड़े और दोस्ती की ईमानदारी बनाए रखे। अरे ओ लड़के, ये पैसों की थैली हमें दे दे, वरना तुझे मार कर ले लेंगे। गरीब आदमी के पास इतना पैसा, लगता है कोई बड़ी चोरी की है। श्याम घबराता नहीं, बल्कि डटकर खड़ा हो जाता है। ये पैसा मेरा नहीं,
मेरे दोस्त के पिता का है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। डाकू एक दूसरे को देखते हैं, फिर हंसते हैं। पहला डाकू श्याम की तरफ झपटता है, लेकिन श्याम फुर्ती से पीछे हटता है और एक पत्थर उठाकर डाकू की टांग पर दे मारता है। अरे ये तो काफी हिम्मत वाला है। इसी बीच दूसरा डाकू श्याम पर झपटने ही वाला होता है कि अचानक घोड़े की टापों की आवाज आती है। विक्रम घोड़े पर सवार होकर और हाथ में एक तलवार लिए वहाँ पहुँचता है। सुनो, श्याम को छोड़ दो, वरना अंजाम बुरा होगा। डाकू दोनों को घूरते हैं, लेकिन विक्रम को तलवार लिए देखकर घबरा जाते हैं। फिर वे तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं। श्याम ने अब भी थैली को मजबूती से पकड़ा हुआ था। तू ठीक तो है भाई? हाँ दोस्त, पर तू यहाँ कैसे आया? मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए तेरे पीछे पीछे चला आया। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। विक्रम को अब अपने पिता की बात गलत लगने लगती है। श्याम, तू कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन तेरी दोस्ती अमीरों से कहीं ज्यादा कीमती है। श्याम मुस्कुरा देता है। इसके बाद श्याम और विक्रम हवेली में पहुंचते हैं और सेठ धनराज के सामने खड़े हो जाते हैं। सेठ धनराज गहरी नजरों से श्याम को देखते हैं, क्योंकि उसी ने उन गुंडों को थैली लूटने के लिए भेजा था। तो सोने की थैली सुरक्षित लेकर आ गए। श्याम बिना कुछ कहे थैली उनके सामने रख देता है। सेठ धनराज थैली खोलते हैं। सारी की सारी मोहरें सही सलामत मौजूद थी। अरे, एक भी मोहर गायब नहीं। वाकई तुम एक सच्चे और ईमानदार आदमी हो। सेठ जी, मैं माफी चाहता हूँ कि आपका सामान नहीं ला पाया। कोई बात नहीं, मैं वो सामान अपने आदमियों से मंगवा लूंगा। पास में खड़ा विक्रम गर्व से अपने दोस्त की ओर देखता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी, अब तो मान गए कि दोस्ती दिल से होती है, दौलत से नहीं। ठीक है श्याम, तुमने ईमानदारी साबित कर दी, मगर दोस्ती केवल ईमानदारी से नहीं निभती, उसमें भरोसा और बलिदान भी चाहिए। पिताजी, आपने पहले ही इसे कई परीक्षाओं में डाल दिया है, अब और क्या चाहिए? श्याम, अब जब तुम्हारी दोस्ती विक्रम से हो ही गई है, तो तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे व्यापार में मेरी मदद करो। सेठ जी, मैं यह जिम्मेदारी खुशी खुशी निभाऊंगा, लेकिन क्या? मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता हूँ, किसी का एहसान लेकर नहीं। सेठ धनराज पहली बार श्याम की सोच से प्रभावित होते हैं। अगर तुम मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक दुकान खोलने में मदद करूंगा, लेकिन आगे का रास्ता तुम्हें खुद बनाना होगा। सेठ जी, आपका बहुत धन्यवाद, मैं यह मौका पूरी मेहनत से निभाऊंगा। गांव के चौराहे पर श्याम की छोटी सी दुकान खुलती है। श्याम इस दुकान में अनाज और जरूरत का सारा सामान रखता है। श्याम दुकान में बैठा ग्राहकों को सामान दे रहा होता है। तभी विक्रम पहली बार वहाँ आता है। तो भाई, अब तू व्यापारी बन गया? हाँ, तेरे जैसा दोस्त जो मेरे पास है। लेकिन विक्रम, व्यापार में भी ईमानदारी सबसे जरूरी चीज होती है। वे दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ गांव का एक गरीब आदमी आता है। वो भूखा और थका हुआ लग रहा था। श्याम बेटा, घर में खाना नहीं है, क्या उधार थोड़ा अनाज दे सकता है? श्याम बिना कुछ सोचे चावल की एक पोटली निकालकर उसे दे देता है। श्याम, अगर हर किसी को उधार देगा तो तेरा व्यापार कैसे चलेगा? विक्रम, अगर व्यापार का मतलब सिर्फ पैसे कमाना होता तो मैं इसे कभी न करता। मेरा व्यापार लोगों की सेवा के लिए भी है। विक्रम उसकी बात से प्रभावित होता है। वह सोचता है कि श्याम का दिल वाकई सोने से भी ज्यादा कीमती है। श्याम की दुकान चलने लगती है। लोग उसकी ईमानदारी से खुश थे, लेकिन यह बात गांव के एक और व्यापारी लाला हरिप्रसाद को पसंद नहीं आती। वह इस दुकान को बंद करवाने की सोचता है। शाम को लाला हरिप्रसाद अपने गुंडों के साथ अपनी हवेली के बाहर बैठा हुआ था। अगर यह गरीब लड़का इसी तरह व्यापार करता रहा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। तो फिर इसका कोई इंतजाम करना होगा मालिक। बिल्कुल, इसे सबक सिखाना होगा, जिससे कि यह अपनी दुकान हमेशा के लिए बंद कर दे। अगली सुबह गांव का बाजार। श्याम की दुकान अब अच्छी चल रही थी। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते नहीं थकते।
लेकिन दूसरी तरफ लाला हरिप्रसाद की दुकान पर भीड़ कम होती जा रही थी। लाला हरिप्रसाद गुस्से में अपनी दुकान के बाहर टहल रहा था। उसके साथ उसके गुंडे भी वहाँ पर थे। अगर यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में मेरी दुकान बंद हो जाएगी। इस श्याम को सबक सिखाना होगा। मालिक, अगर इसकी दुकान में चोरी हो जाए तो लोग इस पर भरोसा करना बंद कर देंगे। और अगर चोरी के लिए इसका ही नाम लगा दिया जाए तो यह गांव छोड़कर भाग जाएगा। लाला हरिप्रसाद शातिर हंसी हंसता है। बहुत बढ़िया, आज रात ही इसे बर्बाद करने का इंतजाम करो। आधी रात का समय, चारों ओर अंधेरा था। श्याम की दुकान बंद थी। दो परछाइयां धीरे धीरे दुकान के पास आती हैं। पहला गुंडा दुकान का ताला तोड़ता है, दूसरा गुंडा दुकान के अंदर घुसकर अनाज की बोरियां बाहर फेंकता है। जल्दी कर, कोई देख न ले। सारा माल गायब कर देते हैं, फिर लोग इसे ही चोर समझेंगे। दोनों गुंडे अनाज की बोरियां उठाकर लाला हरिप्रसाद के गोदाम में छिपा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच जाता है। लोग श्याम की दुकान के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। श्याम घबराया हुआ दुकान के अंदर जाता है और देखता है कि पूरी दुकान लूटी जा चुकी है। अरे, श्याम की दुकान में चोरी हो गई। ये सब कैसे हुआ? अब ये कैसे अपना व्यापार करेगा? तभी लाला हरिप्रसाद वहाँ आता है, चेहरे पर नकली सहानुभूति का भाव लिए हुए। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन कहीं ये चोरी खुद श्याम ने ही तो नहीं करवाई? गांव वाले चौंक जाते हैं। श्याम हैरान होकर लाला हरिप्रसाद की तरफ देखता है। आप यह क्या कह रहे हैं लाला जी? क्या पता तुमने खुद ही अपनी दुकान लुटवाई हो ताकि लोगों की सहानुभूति मिल सके। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगते हैं। विक्रम, जो अभी अभी वहाँ पहुँचा था, यह सुनकर आगा बूला हो जाता है। बस करो लाला जी, तुम जैसे लोग मेहनत और ईमानदारी की कीमत नहीं समझ सकते। लाला हरिप्रसाद चौंकता है। विक्रम आगे बढ़ता है और गांव वालों से कहता है, सुनो गांव वालों, अगर श्याम चोर होता तो वह आप सभी के साथ भी बेईमानी करता। उसने हमेशा सबकी मदद की है, बिना किसी स्वार्थ के। ये सुनकर गांव वाले सहमति में सिर हिलाने लगते हैं। हाँ, विक्रम सही कह रहा है। श्याम की ईमानदारी पर शक करना गलत होगा। लाला हरिप्रसाद को यह देखकर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह खुद को शांत बनाए रखता है। अगर तुम इतने ही ईमानदार हो तो इस चोरी का सबूत लेकर आओ। ठीक है, अगर श्याम ईमानदार है तो सच खुद ही सामने आ जाएगा। शाम का समय, विक्रम, हमें चोरी करने वालों को पकड़ना ही होगा। हाँ श्याम, तू चिंता मत कर, हम दोनों मिलकर चोर को पकड़ लेंगे। इसके बाद विक्रम और श्याम रात में चोरी के सुराग तलाशने के लिए दुकान के पास छानबीन करने लगते हैं। अचानक उन्हें ताले के पास एक टूटा हुआ कड़ा मिलता है। श्याम, यह तो किसी चोर का कड़ा है। श्याम उसे ध्यान से देखता है और फिर एकदम समझ जाता है। यह कड़ा मैंने पहले भी देखा है। यह तो लाला हरिप्रसाद के गुंडे नंदू का है। तो अब हमें बस उसे पकड़ना है। अगली सुबह गांव के लोग फिर से इकट्ठा होते हैं। लाला हरिप्रसाद आत्मविश्वास से वहाँ खड़ा था। तो क्या हुआ श्याम, चोरी का सबूत मिला या फिर खुद ही मान लिया कि तुम दोषी हो? श्याम बिना कुछ कहे कड़ा निकालकर सभी गांव वालों को दिखाता है। ध्यान से देखो गांव वालों, यह कड़ा नंदू का है। हाँ, श्याम ठीक कह रहा है। मैंने भी यह कड़ा नंदू के हाथ में देखा था। अब बोल नंदू, देख सच बताने में ही भलाई है। नंदू डरकर कांपने लगता है। वह सबके सामने सच उगल देता है। मैंने कुछ नहीं किया, यह सब लाला हरिप्रसाद के कहने पर किया था। चोरी का अनाज उसकी दुकान के गोदाम में रखा है। गांव वाले सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। वे लाला हरिप्रसाद की दुकान की तलाशी लेते हैं और वहाँ से चोरी का पूरा अनाज बरामद हो जाता है। धोखेबाज, तूने अपने लालच के लिए एक ईमानदार आदमी पर झूठा इल्जाम लगाया। सुनो, हमें ऐसे आदमी की दुकान से कभी कुछ नहीं खरीदना चाहिए। ये सुनकर लाला हरिप्रसाद गुस्से में आग बबूला हो जाता है और श्याम के दोस्त विक्रम को मारने की योजना बनाने लगता है। अगली सुबह विक्रम काम से बाहर जा रहा होता है। तभी रास्ते में लाला हरिप्रसाद के आदमी
विक्रम की कार के सामने एक बड़ा सा पत्थर डाल देते हैं, जिससे विक्रम की कार टकराकर पलट जाती है। श्याम गाड़ी के पास पड़ा बेहोश हो जाता है। उसके सिर पर काफी चोट लग जाती है। तभी श्याम, जो दुकान का सामान लेकर वहाँ से गुजर रहा होता है, उसकी नजर विक्रम पर पड़ती है। श्याम सामान छोड़कर जल्दी से विक्रम के पास जाता है। विक्रम, मेरे भाई तुझे क्या हुआ? उठ यार, आंखें खोल। लेकिन विक्रम टस से मस नहीं होता। इसके बाद श्याम जल्दी से विक्रम को उठाकर अस्पताल की ओर दौड़ीच पड़ता है। कुछ ही देर में वह अस्पताल पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब, जल्दी से मेरे दोस्त को देख लीजिए। इसके बाद श्याम विक्रम को बेड पर लेटा देता है। सुनो, आप बाहर चलकर बैठिए। जल्दी ही विक्रम के माता पिता भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। श्याम, विक्रम कैसा है? सेठ जी, विक्रम का इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा है। तभी डॉक्टर बाहर आता है। सुनिए, विक्रम के सिर पर काफी गहरी चोट लगी है और काफी खून भी बह गया है। इसके लिए जल्दी से आप बी ग्रुप के ब्लड का इंतजाम कीजिए। ये सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी श्याम बोल पड़ता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। डॉक्टर साहब, आप मेरा खून ले लीजिए। मैं और विक्रम काफी समय से एक साथ हैं। मुझे उसकी सारी बातें पता है और हमारा ब्लड ग्रुप भी एक जैसा ही है। इसके बाद डॉक्टर श्याम का खून विक्रम को चढ़ाने लगता है। कुछ घंटे बाद विक्रम को होश आ जाता है। विक्रम, तू ठीक है ना? हाँ श्याम, मैं ठीक हूँ। इसके बाद दोनों बाहर आते हैं। विक्रम के माता पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। श्याम, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने हमारे बेटे की जान बचा ली। सेठ जी, सच्ची दोस्ती का यही रिश्ता होता है। इसके बाद वे सभी घर पहुंचते हैं। सेठ धनराज बहुत गुस्से में होता है। वह पता निकलता है कि आखिर उसकी बेटे के साथ ऐसा किसने किया। तभी वह गांव की एक युवक किशन लाल से मिलता है, जिसने लाला हरि प्रसाद के आदमियों को ऐसा करते देख लिया था। वह सेठ धनराज को सारी बात बता देता है, क्योंकि लाला हरि प्रसाद ने उसके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया था। इसके बाद सेठ धनराज पुलिस को बुलाकर और लाला हरि प्रसाद के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर उसे जेल भिजवा देता है। इसके बाद दोनों दोस्त खुशी खुशी गले मिलते हैं। अब श्याम की दुकान और भी तेजी से चलने लगती है। विक्रम और श्याम की दोस्ती गांव में मिसाल बन जाती है।